नाइटिंगेल बाय क्रिस्टीन हैना। चैप्टर 20। फ्रांस के मकबूजा इलाके से निकलना मुश्किल और ख़तरनाक था, लेकिन वापस जाना कम से कम एक 20 साला लड़की के लिए जो हर वक्त मुस्कुराने को तैयार हो, आसान था। सान सेबास्टियन पहुंचने के चंद ही दिन बाद और बेशुमार मुलाकातों और रिपोर्टिंग के बाद इज़ाबेल दोबारा पेरिस जाने वाली ट्रेन में सवार थी। वो तीसरे दर्जे के डब्बे में लकड़ी की बेंच पर बैठी थी, ऐसी नशिस्त जो इतनी जल्दी में सिर्फ वही दस्तयाब थी, और दरियाए लुआर की वादी खिड़की से गुजरती देख रही थी। डब्बा शदीद सर्दी से जमने के करीब था और जर्मन सिपाहियों से भरा हुआ, जो बिला झिझक बातें कर रहे थे, जबकि फ्रांसीसी मर्द और औरतें सर झुकाए अपने हाथ गोद में रखे खामोशी से बैठे थे। उसके हैंडबैग में सख्त पनीर का एक टुकड़ा और एक सेब था, लेकिन भूख के बावजूद, बल्कि यूं कहिए कि भूख से निढाल होने के बावजूद, उसने बैग नहीं खोला। उसके कपड़े खस्ता हाल और बौसीदा थे, पुरानी भूरी पंतलून, ऊनी कोट, झुलसी हुई और खराशों से भरी हुई गालें और फटे हुए होंठ। लेकिन असल तब्दीली उसके अंदर थी। पेरेनीज पहाड़ों में उसके कारनामे ने उसे बदल दिया था, उसे पुख्ता कर दिया था। जिंदगी में पहली बार उसे साफ साफ मालूम था कि वो क्या करना चाहती है। उसने MI9 के एक एजेंट से मुलाकात की थी और बाज़ाब्ता तौर पर एक फरार का रास्ता कायम किया था। वो इस नेटवर्क की बुनियादी राब्ताकार थी। वो उसे नाइटिंगेल कहते थे। उसके बैग की तह में 1,40,000 फ्रैंक्स छुपे हुए थे। ये रकम महफूज घरों के क़याम, खुराक और कपड़ों की खरीदारी और उन बहादुर लोगों के लिए थी जो फौजी अहलकारों को रास्ते में पनाह देते। उसने अपने राब्ता इयान यानी कोड नाम ट्यूसडे से वादा किया था कि मज़ीद फौजी आएंगे। पोल को मैसेज भेजना, नाइटिंगेल ने गीत छेड़ दिया है, उसकी ज़िंदगी का सबसे फ़ख्र भरा लम्हा था। जब वो पेरिस के स्टेशन पर उतरी तो कर्फ्यू करीब आ चुका था। खिज़ां का शहर एक ठंडे काले आसमान के नीचे कांप रहा था। हवा नंगे दरख्तों के बीच से शोर मचाती, खाली फूलों की टोकरियों को झंझोड़ती और छज्जों को हिलाती गुजर रही थी। वो जानबूझकर अपने पुराने फ्लैट एवेन्यू दे बोर्डोनिए के पास से गुजरी और वहां से गुजरते हुए दिल में एक अजीब सी कसक महसूस की। शायद उसे घर की याद आ रही थी, वो जगह जो उसके लिए सबसे ज्यादा घर जैसी थी, लेकिन महीनों से ना वो जगह देखी थी, ना ही अपने बाप को। जब से उसने खुफिया रास्ता बनाना शुरू किया था, तब से वो एक साथ नजर नहीं आए थे। उनका एक साथ होना खतरनाक था। इसके बजाय वो उस छोटे गंदे फ्लैट की तरफ गई जो उसका नया घर था। एक पुरानी टेबल और बेजोड़ कुर्सियां, फर्श पर रखा हुआ एक गद्दा और एक खराब चूल्हा। कालीन से पिछले किराएदार की सिगरेट की बू आ रही थी और दीवारों पर पानी के धब्बे थे। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुकी, इधर उधर देखा। गली खामोश और अंधेरे में डूबी हुई थी। उसने चाबी ताला में लगाई और धीरे से घुमाई। जैसे ही ताला खुला, उसके दिल में खतरे का एहसास जागा। कुछ न कुछ गलत था। कोई साया जहां साया नहीं होना चाहिए था, या साथ वाले बंद बस्तेरों से धातु की कोई आवाज़। वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ी, तारीक गली की तरफ देखा। कहीं कहीं छुपे हुए ट्रक खड़े थे और कुछ वीरान कैफ़े अपनी मध्यम रोशनी में फर्श पर रोशनी डाले हुए थे। उनके अंदर जर्मन सिपाहियों के साए हरकत कर रहे थे। वो मोहल्ला जो कभी जिंदगी से भरपूर होता था, अब एक वीरानी का मंजर पेश कर रहा था। सड़क के उस पार एक स्ट्रीट लैंप बुझा हुआ था, सिर्फ रात के अंधेरे में एक जरा सा गहरा धब्बा। वो जानती थी वो वहीं है, चाहे उसे नजर नहीं आ रहा था, पर वो जानती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरी, हर कदम फूंक फूंक कर रखा। उसके सारे हवास बेदार थे। उसे लगा कि वो उसकी सांसों की आवाज़ सुन सकती है, कहीं करीब ही से। गीतान, उसने नरमी से कहा, जैसे उसकी आवाज़ एक जाल हो, उसे बुलाने वाला तौना। खामोशी, सिर्फ सर्दी थी जो काटती थी। आ जाओ, उसने इल्तिजा की, गर्दन उठाकर। फिर भी खामोशी। अब कौन तैयार नहीं है, उसने कहा। ये खामोशी तकलीफ थी, लेकिन वो उसे समझ सकती थी। जितने खतरे वो उठा रहे थे, उनमें मोहब्बत शायद सबसे बड़ा खतरा था। या शायद वो गलत थी, शायद वो यहाँ था ही नहीं। शायद वो महज एक नादान लड़की थी जो उस आदमी की मुंतज़िर थी जो उसे चाहता ही नहीं था, और अब तन्हा एक सुनसान गली में खड़ी थी। नहीं, वो वहीं था। वो सर्दी पिछले साल की निस्बत भी ज्यादा सख्त थी, जैसे कोई नाराज गुदा हर दिन यूरोप पर भारी बादल और गिरती बर्फ के साथ अजाब नाजिल कर रहा हो। सर्दी उस दुनिया के लिए एक और अजियत थी जो पहले ही खौफनाक और बदनुमा हो चुकी थी। कीरो जैसे के मकबूजा इलाके के कई छोटे शहर मायूसी का एक जजीरा बन गया था, जो अपने आसपास से मुनक़ता हो चुका था।
गांव वालों को अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में महदूद मालूमात थीं और कोई भी प्रोपेगेंडे के अखबारों में सच्चाई तलाश करने के लिए वक्त नहीं निकाल सकता था, जबकि जिंदा रहना इतनी मेहनत का काम बन चुका था। वो जो कुछ जानते थे वो ये था कि नाज़ी अब मज़ीद गुस्से में ज़्यादा जालिम हो गए थे, ख़ासतौर पर जब से अमेरिका ने जंग में शिरकत की थी। फरवरी 1942 की एक सर्द और बर्फानी सुबह, जब दरख्तों की टहनियाँ टूट रही थीं और खिड़की के शीशे लगते थे जैसे झील की बर्फ में दरारें पड़ गई हों, वियान ने जल्दी उठकर अपने बेडरूम की गहरी छत को घूरा। उसके सर में शदीद दर्द था और उसे पसीना आ रहा था, जिसमें दुखन थी। जब उसने सांस लिया, ये उसके फेफड़ों में जलन पैदा करता और खांसी को उभारता। बेड से बाहर निकलना उसे पसंद नहीं था, मगर भूख से मरना भी नहीं चाहती थी। उस सर्दी में उनके राशन कार्ड अक्सर बेकार हो चुके थे, खाने का कोई सामान नहीं मिलता था और ना जूते, ना कपड़ा, ना चमड़ा। वियान के पास चूल्हे के लिए लकड़ी भी नहीं थी और ना बिजली के बिल अदा करने के लिए पैसा था। गैस इतनी महंगी हो चुकी थी कि नहाना भी एक बोझ बन चुका था। वो और सोफी एक दूसरे के साथ लिपट कर कंबलों और रिजाइयों के पहाड़ के नीचे सोती थीं। पिछले चंद महीनों में वियान ने लकड़ी की हर चीज़ जला देना शुरू कर दी थी और अपनी कीमती अशिया बेच दी थीं। अब वो तकरीबन वो तमाम कपड़े पहने हुए थी जो उसके पास थे। फ्लैनल पतलून, खुद बनाई हुई अंडरवेयर, एक पुराना ऊनी स्वेटर, गर्दन का स्कार्फ, और फिर भी बेड से बाहर निकलते वक्त उसकी टांगें कांप रही थीं। जब उसके पांव फर्श पर लगे तो सर्दी की वजह से उसे तकलीफ हुई। उसने एक ऊनी स्कर्ट पहना और अपने पतलून पर इसको सवार किया। उस सर्दी में इतनी कम वजन कर चुकी थी कि उसके लिए कमर को पेंच के साथ मजबूत करना पड़ा। खांसते हुए वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई। उसकी सांसें सफ़ेद धुएं की तरह निकलकर फौरन गायब हो रही थीं। वो गेस्ट रूम के दरवाजे के पास से लंगड़ाती हुई गुजरी। कप्तान चला गया था और कई हफ्तों से वो नहीं आया था। जितना वियान उसे तस्लीम करने से नफरत करती थी, उतना ही उसकी गैर मौजूदगी अब उसकी मौजूदगी से बदतर बन चुकी थी। कम से कम जब वो मौजूद होता तो खाने के लिए कुछ होता और चूल्हे में आग जल रही होती। वो घर को सर्दी से बचाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता था। वियान जितना हो सके वो उसकी फराहम करदा खुराक कम से कम खाती थी। वो अपने आप को कहती थी कि ये उसका फ़र्ज है कि वो भूखी रहे, लेकिन कौन सी माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देख सकती है? क्या वियान वाकई सोफ़ी को भूखा मरने देना चाहती थी ताकि वो फ्रांस के लिए अपनी वफादारी साबित करे? अंधेरे में उसने अपने पाँव में 2 मज़ीद छेद वाले मोज़े डाले जो पहले से पहने हुए थे। फिर उसने अपने आप को कंबल में लपेट लिया और वो दस्ताने पहने जो उसने हाल ही में सोफ़ी के एक पुराने बेबी कंबल से बनाए थे। मुंजमद हो चुके किचन में उसने तेल का चिराग जलाया और उसे बाहर ले गई। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई, सख्त सांसें लेती हुई, बर्फ से जमी हुई पहाड़ियों को चढ़ती हुई उसने खेत के अज़बान तक पहुंचने की कोशिश की। 2 बार वो फिसलकर गिरी। खेत के धातु के दरवाजे का हैंडल इतना ठंडा था कि वो उसको अपने भारी दस्तानों के द्वारा भी महसूस कर सकती थी। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए अपना सारा वज़न इस्तेमाल किया। अंदर जाकर उसने चिराग नीचे रखा। गाड़ी को मुंतकिल करने का ख्याल भी उसकी कमज़ोरी के बायस उसके लिए एक बोझ बन चुका था। उसने गहरी सांस ली, अपने आप को हौसला दिया और गाड़ी की तरफ बढ़ी। उसने गाड़ी को न्यूट्रल पर रखा और फिर बम्पर के नीचे झुककर अपनी पूरी ताकत से धकेलना शुरू किया। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी जैसे ये फैसला कर रही हो। जब ट्रैप डोर खुल गया, उसने तेल का चिराग उठाया और सीढ़ियों से नीचे उतरी। पिछले तवील और तारीख महीनों से जब से उसकी नौकरी खत्म हुई और पैसा खत्म हो गया, उसने अपने खानदान के खजाने एक एक करके बेच दिए थे। एक पेंटिंग ताकि खरगोशों और मुर्गियों को सर्दी में खाना मिल सके, एक लिमूज टी सेट ताकि एक बोरी आटा खरीद सके, चांदी के नमक और मिर्च के डब्बे ताकि एक जोड़े पतले मुर्गियों के लिए। वियान की माँ के जेवर के बॉक्स को खोलते हुए उसने इसके मखमल से भरे हुए अंदरून को घूरा। ज्यादा अरसा नहीं हुआ था कि यहाँ कई तरह के प्लास्टिक के जेवर थे और कुछ अच्छे टुकड़े भी थे। बालियों का जोड़ा, एक चांदी की टुकड़ों वाली चेन और एक ब्रोच जो रूबी और कढ़ी हुई धातु से बना था। अब सिर्फ मोतियों का हार बाकी था। वियान ने एक दस्ताना उतारा और मोतियों को अपनी हथेली में उठा लिया। वो रोशनी में चमक रहे थे जैसे किसी नौजवान लड़की की खाल। ये उसकी माँ और उनके खानदान का विरासत का आखिरी रिश्ता था। अब सोफ़ी उन्हें अपनी शादी के दिन नहीं पहनेगी और न ही वो उन्हें अपनी बेटियों को देगी, लेकिन वो इस सर्दी में जिंदा रहेगी, वियान ने कहा। वो इस बात से गैर यकीनी थी कि ये गम था जिसने उसकी आवाज़ को घूंट लिया था, या अफसोस या तसल्ली। इसकी खुशकिस्मती कि उसके पास कुछ बेचने के लिए था।
उसने मोतियों को नीचे की तरफ घूमते हुए देखा, उनका वजन अपने हथेली में महसूस किया और ये देखा कि वो अपने जिस्म से हरारत जज्ब कर रहे थे। एक लम्हे के लिए उसने उन्हें चमकते हुए देखा, फिर अफसोस के साथ उसने दस्ताना अपनी हथेली पर डाला और सीढ़ी पर वापस चढ़ गई। मज़ीद 3 हफ्ते बेहिस सर्दी में गुजर गए। बैग का कोई पता नहीं था। फरवरी के आखिर में एक जमादी सुबह वियान के सर में दर्द था और बुखार था। खांसते हुए वो बेड से उठी और कांपते हुए आहिस्ता आहिस्ता कंबल उठाया। उसने खुद को कंबल में लपेट लिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो बेकाबू कांप रही थी, हालांकि उसने पतलून, 2 स्वेटर और 3 जोड़े मोजे पहने हुए थे। बाहर हवा तेज चल रही थी, जो शटर्स पर टकरा रही थी और बर्फ से जमी खिड़कियां हिल रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सुबह की रूटीन मुकम्मल करती गई, कोशिश करती थी कि ज्यादा गहरी सांस न ले ताकि सीने से खांसी न आए। उसके पाँव में सर्दी के बायस हर कदम पर दर्द की लहरें महसूस हो रही थीं, और फिर उसने सोफ़ी के लिए एक मामूली नाश्ता तैयार किया, पानी की तरह पतला मकई का दलिया। फिर दोनों बर्फबारी में बाहर निकलीं। खामोशी में वो गांव की तरफ चलने लगीं। बर्फ मुसलसल गिरती जा रही थी, जो उनके सामने सड़क को सफ़ेद कर रही थी और दरख्तों को ढांप रही थी। चर्च गांव के किनारे पर एक छोटे से टुकड़े पर खड़ा था, एक तरफ दरिया और दूसरी तरफ पुरानी ऐबे की चूने की दीवारों से घिरा हुआ। ममान, क्या आप ठीक हैं? वियान दोबारा झुक गई थी। उसने अपनी बेटी का हाथ दबाकर सिर्फ दस्ताने से दस्ताने का एहसास किया। उसके फेफड़ों में सांस का शौक टूट रहा था, जलन महसूस हो रही थी। मैं ठीक हूँ। आपको नाश्ता करना चाहिए था। मुझे भूख नहीं थी, वियान ने कहा। हाँ, सोफ़ी ने कहा, बर्फ में चलते हुए। वियान ने सोफ़ी को चैपल में दाखिल किया। अंदर इतनी हरारत थी कि अब उनकी सांसें नजर नहीं आ रही थी। नाव आसमान की तरफ बुलंदी पर बनाई गई थी, जैसा कि हाथों का जोड़ा दुआ में जुड़ा हुआ हो, जो खूबसूरत लकड़ी के बीमों से थामे हुए थे। स्टीन ग्लास की खिड़कियां रंग के टुकड़ों से चमक रही थीं। ज्यादातर पिछवाड़ियां भरी हुई थीं, मगर कोई भी बात नहीं कर रहा था। इस सर्द दिन में, इतनी बुरी सर्दी में। चर्च के घंटे की आवाज़ गूंजी और एक धुंध भी नाव में गूंजी, और बड़े दरवाजे बंद हो गए जो थोड़ी सी कुदरती रोशनी को भी बर्फ में डुबो देते थे। फादर जोसेफ, एक मेहरबान पुराना पादरी जो वियान की जिंदगी भर इस चर्च के मुंतजिब रहे थे, मिंबर पर आए। आज हम अपने मर्दों के लिए दुआ करेंगे जो चले गए हैं। हम दुआ करेंगे कि ये जंग ज्यादा देर ना चले, और हम दुआ करेंगे कि दुश्मन के सामने हमारे अंदर मज़ाहिमत की ताकत हो और हम जो हैं उसके साथ वफादार रहें। ये वो खिताब नहीं था जो वियान सुनना चाहती थी। वो चर्च आई थी सर्दी को बर्दाश्त करके, फादर के वाद से तसल्ली पाने के लिए, इज्जत, फ़र्ज़ और वफादारी जैसे अल्फाज से मुतासिर होने के लिए। मगर आज ये नज़रियात बहुत दूर दूर लग रहे थे। आप कैसे नज़रियात को पकड़ सकते हैं जब आप बीमार, सर्द और भूखे हों? वो अपने हमसायों को कैसे देख सकती थी जब वो दुश्मन से खाना ले रही थी, चाहे वो कितनी ही कम मिकदार में हो? दूसरे ज्यादा भूखे थे। वो इतनी गहरी सोच में गर्क थी कि उसे ये समझने में लम्हा लगा कि खिदमत खत्म हो चुकी है। वियान उठी, मुड़ते हुए चक्कर आना महसूस किया। उसने अपना सहारा लेने के लिए पिछवाड़ी को पकड़ा। ममान, मैं ठीक हूँ। उनके बाईं तरफ ईसाई, ज्यादातर खवातीन, गुजर रही थीं। हर एक वैसे ही कमजोरी, पतलापन और रंगत में मांद दिखाई दे रही थी जैसे वो खुद महसूस कर रही थी, ऊन के तहों और अखबार के कागज में लिपटी हुई। सोफ़ी ने वियान का हाथ पकड़ा और उनको वसी खुले दरवाजों की तरफ ले आई। दहलीज पर वियान रुकी और कांपते हुए, खांसते हुए सांस लिया। वो दोबारा सर्द और सफ़ेद दुनिया में नहीं जाना चाहती थी। उसने दहलीज के पार कदम रखा जहां एंटवान ने उन्हें उनकी शादी के बाद उठाया था। नहीं, ये ला जार्दिन का दहलीज था। वो परेशान हो गई थी और बर्फबारी में कदम रखा। वियान ने भारी बनाई हुई स्कार्फ अपने सर के चारों तरफ लपेट लिया और उसे गर्दन पर मजबूती से बांधकर पकड़ लिया। आगे झुकते हुए, हवा में मुड़ते हुए वो गहरी बर्फ में चली गई। जब वो अपने यार्ड के टूटे दरवाजे तक पहुंचे तो उसकी सांस तेज हो गई और उसकी खांसी भी तेज हो गई। वो बर्फ से ढके हुए मोटरसाइकिल के साथ मशीन गन वाले साइडकार के चारों ओर चक्कर लगाती हुई नंगे दरख्तों के बाग में गई। उसे लगा कि वो वापस आ चुका है। अब सोफ़ी वो खाने वाली थी। वो दरवाजे के करीब पहुंची थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि वो गिरने वाली है। ममान, उसने सोफ़ी की आवाज़ सुनी, उसमें खौफ महसूस किया और सोचा मैं उसे डरा रही हूँ, और उसे अफसोस हुआ। मगर उसके पांव इतने कमज़ोर थे कि वो उसका बोझ उठा नहीं सकते थे,
और वो थक गई थी, बहुत थक गई थी। दूर से उसने दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनी, अपनी बेटा को चीखते हुए सुना, हेयर कैप्टन। और फिर उसने बूट के पाँव की आवाज़ सुनी जो लकड़ी पर टकरा रहे थे। वो जोर से नीचे गिरी, उसका सर बर्फ से ढके हुए सीढ़ी पर टकराया और वो वहीं पड़ी रही। उसने सोचा मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर उठकर सोफ़ी के लिए दोपहर का खाना बनाती हूँ। मगर खाने के लिए क्या है? अगली बात उसने महसूस की कि वो तैर रही थी, नहीं शायद उड़ रही थी। वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। वो इतनी थकी हुई और उसका सर दर्द कर रहा था, लेकिन वो खुद को हरकत करते हुए महसूस कर रही थी जैसे उसे हिलाया जा रहा हो। एंटवान, क्या तुम हो? क्या तुम मुझे पकड़े हुए हो? दरवाज़ा खोलो, किसी ने कहा, और लकड़ी पर लकड़ी की आवाज़ आई। फिर कहा, मैं इसका कोट उतारने जा रहा हूँ। जाकर मदाम डी कैम्पलिन को बुलाओ सोफ़ी। वियान ने खुद को कुछ नरम पर रखा हुआ महसूस किया, एक बिस्तर। उसने अपने खुश्क और फटे हुए होंठों को तर किया और अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। इसमें काफ़ी मेहनत और 2 कोशिशें लगीं। जब बिलाखिर उसने कामयाबी हासिल की तो उसकी नज़र धुंधली थी। कैप्टन बेक उसके बिस्तर के किनारे बैठे थे, उसके बेडरूम में। वो उसका हाथ पकड़े हुए थे और आगे झुककर उसका चेहरा उसके करीब था। मैडाम, उसने उसकी गर्मी से भरी सांस अपने चेहरे पर महसूस की। वियान, रेचल ने कहा, दौड़ते हुए कमरे में दाखिल होकर। कैप्टन बेक फौरन उठ खड़े हुए। वो बर्फ में बेहोश हो गई थी मैडम, और सीढ़ी पर अपना सर टकरा लिया। मैं उसे यहाँ ले आया। मैं शुक्रगुजार हूँ, रेचल ने कहा, सर हिलाकर। अब मैं इसका ख्याल रखूंगी, हेयर कैप्टन। बेक वहाँ खड़ा रहा। वो खाती नहीं है, उसने सख्त लहजे में कहा। सारे खाने सोफ़ी को दे दिए जाते हैं, मैंने ये देखा है। ये जंग में माँ बनने का तरीका है, हेयर कैप्टन। अब अगर आप मुझे माफ़ करें। वो उसके पास से गुजरकर वियान के बिस्तर के पास बैठ गई। वो कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, उलझा हुआ नजर आ रहा था, फिर कमरे से निकल गया। तो तुम उसे सब कुछ दे रही हो? रेचल ने आहिस्ता से कहा, वियान के नम बालों को सहलाते हुए। और क्या कर सकती हूँ? वियान ने कहा। ना मरना, रेचल ने कहा। सोफ़ी को तुम्हारी ज़रूरत है। वियान ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। वो गहरी नींद में जा पहुंची, जिसमें वो ख्वाब देख रही थी कि वो एक नर्म जगह पर लेटी हुई है, जो तमाम अतराफ में सियाह खेतों की तरह फैली हुई थी। वो लोगों को उसे पुकारते हुए सुन रही थी, उनको उसकी तरफ आते हुए सुनती थी, मगर उसे हरकत करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। वो बस सोती रही और सोती रही। जब वो जागती है तो खुद को अपने डिवाइन पर अपने लिविंग रूम में पाती है, जहाँ करीब ही चूल्हे में आग जल रही थी। वो आहिस्ता से उठती है, कमज़ोरी और बेइस्तेहकाम महसूस करते हुए। सोफ़ी? मेहमानों का कमरा का दरवाज़ा खुला और कैप्टन बेक अंदर आए। वो फ्लैनल पजामे और ऊन के कार्डिगन में मलबूस था और उसने अपनी जैक बूट्स पहनी हुई थीं। बोनस्वा मैडम, उसने कहा और मुस्कुराया। ये खुशी की बात है कि आप वापस आई हैं। वो अपनी फ्लैनल पैंट और 2 स्वेटर, मोज़े और एक बुनी हुई टोपी पहने हुई थी। उसे ये समझ नहीं आया कि उसे किसने पहना था। मैं कितनी देर तक सोई? सिर्फ एक दिन। वो उसके पास से गुजरकर किचन में गया। चंद लम्हों बाद वो एक कप गरम कॉफ़ी, ओलेट, एक टुकड़ा नीला पनीर, हाम का एक टुकड़ा और रोटी का एक टुकड़ा लेकर वापस आया। कुछ नहीं कहा और खाना उसके करीब रख दिया। उसने उसको देखा। उसका पेट तकलीफ से गुड़गुड़ा रहा था। फिर उसने कैप्टन की तरफ देखा। तुम्हारा सर फट गया था और तुम मर भी सकती थीं। वियान ने अपने माथे को छुआ तो वो नर्म हड्डी महसूस हुई। अगर तुम मर गईं तो सोफ़ी का क्या होगा? उसने पूछा। क्या तुमने इस बारे में सोचा है? तुम इतनी देर तक गायब थे, हमारे लिए दोनों के लिए खाना नहीं था। खाओ, उसने कहा उसके नीचे झुककर। वो नज़र न हटाना चाहती थी। उसकी वापसी पर उसका सुकून उसे शर्मिंदा कर रहा था। जब आखिरकार उसने नज़रें हटाईं तो वो खाना देख रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और प्लेट उठाकर अपने करीब ले आई। हाम की नमगीन मध्यम खुशबू पनीर की हल्की सी बदबू के साथ मिलकर उसे मदहोश कर रही थी। उसके बेहतर इरादों को पीछे छोड़ रही थी और इतना सहर कर रही थी कि अब कोई फैसला नहीं बचा था। मार्च 1942 के शुरू में बाहर अभी बहुत दूर लग रही थी। पिछली रात इत्तेहादियों ने बुलोग्नी बिलानकोट में रेनॉल्ट फैक्ट्री पर बमबारी की थी, जिससे पेरिस के मज़ाफ़ात में सैकड़ों हत लोग हलाक हो गए थे। इससे पेरिस के बाशिंदों को इज़ाबेल भी शामिल थी। हलचल और चिड़चिड़ा। अमेरिकी जंग में गुस्से से शामिल हुए थे। हवाई हमले अब जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। इस सर्द बारिश वाली शाम को इज़ाबेल ने अपनी बाइक को एक कीचड़ से भरी कटी हुई देही सड़क पर तेज चलाया। बारिश ने उसके बालों को उसके चेहरे पर चिपका दिया
और उसकी नज़र को धुंधला कर दिया। धुंध में आवाज़ें बढ़ा दी जाती हैं। एक फेजेंट की आवाज़ जो उसके पहियों के कीचड़ में चमचमाते हुए शोर से परेशान थी, ऊपर से आने वाले हवाई जहाज़ों की मुसलसल घनघनाती हुई आवाज़, और एक खेत में मवेशियों की हकाना जो वो देख नहीं सकती थी। एक ऊन की टोपी उसकी वाहिद हिफाजत थी, जैसे किसी गैर मुतय्यन हाथ से वेलम पर चारकोल से खींचा जा रहा हो। सरहद की लकीर आहिस्ता आहिस्ता नजर आने लगी। उसने दोनों तरफ बंधी हुई खिंचकों वाली तारों को देखा, जो एक काले और सफ़ेद चेक पॉइंट के दरवाजे के दोनों तरफ फैली हुई थीं। उसके करीब एक जर्मन सिपाही कुर्सी पर बैठा था, उसकी राइफल उसकी गोद में रखी हुई थी। इज़ाबेल के करीब आने पर वो उठा और बंदूक को उसकी तरफ इशारा किया। रुक जाओ। उसने अपनी बाइक स्लो की। पहिए कीचड़ में फंस गए और वो अपनी सीट से तकरीबन गिर पड़ी। वो नीचे उतरी, कीचड़ में कदम रखा। उसके कोट की अस्तर में 500 फ्रैंक के नोट छिपे हुए थे, साथ ही एक हवाई जहाज़ के पायलट के झूठे शनाख्त कागजात जो करीब ही एक महफूज घर में छिपे हुए थे। उसने जर्मन सिपाही को मुस्कुराकर देखा और बाइक को उसकी तरफ धकेलते हुए कीचड़ में गहरे गड्ढों से गुजरते हुए चलने लगी। दस्तावेजात, उसने कहा। उसने अपने जाली जूलियट के कागजात उसके हवाले कर दिए। उसने उन पर नज़र डाली और ज़्यादा दिलचस्पी ना दिखाई। इसाबेल को एहसास था कि वो बारिश में इतनी खामोश सरहद पर बैठकर खुश नहीं है। गुजर जाओ, उसने बोर होकर कहा। उसने अपने कागजात वापस जेब में रखे और बाइक पर चढ़कर जल्दी से रास्ते पर चलने लगी। 1.5 घंटा बाद वो ब्रांटोमी के छोटे शहर के नवाही इलाके में पहुंची। यहाँ आज़ाद जोन में जर्मन फौजी नहीं थे, हालांकि हालिया दिनों में फ्रांसीसी पुलिस ने नाजियों की तरह खतरनाक साबित हो चुके थे, इसलिए वो अपनी मोहताती पर नज़र रखती थी। सदियों से ब्रांटोमे का शहर एक मुकद्दस मकाम समझा जाता था, जो जिस्म को शिफा देने और रूह को रोशनी देने का काम करता था। सियाह मौत और 100 साला जंग के बाद जो देहात में तबाही लेकर आई थी, बेनेडिक्टाइन राहबों ने एक अजीम चूना पत्थर का एबी तामीर किया था, जो एक तरफ बुलंद भूरे चट्टानों से और दूसरी तरफ वसी ड्रोन नदी से घिरा हुआ था। शहर के आखिर में गारों के सामने एक नया महफूज घर था, एक खुफिया कमरा जो एक तर्कशुदा मिल में बनाया गया था, जो गारों और दरिया के दरमियान एक त्रिकोण नुमा जमीन पर वाक़ था। कदीम लकड़ी का मिल मुसलसल चल रहा था, इसकी बाल्टियां और पहिया मोस की तह में डूबे हुए थे। खिड़कियां बंद कर दी गई थी और एंटी जर्मन ग्राफिटी पत्थरों की दीवारों पर छा गई थी। इसाबेल ने सड़क पर रुककर दोनों तरफ देखा ताकि ये यकीन बनाए कि कोई उसे नहीं देख रहा है। कोई नहीं था। उसने अपनी बाइक एक दरख्त के साथ बांधी और फिर सड़क पार की और सेलर के दरवाजे के नीचे झुककर उसे आहिस्ता से खोला। मिल के तमाम दरवाजे बंद और कीलों से ठोस किए गए थे। ये वाहिद रास्ता था अंदर जाने का। उसने सियाह नमाहट से भरे हुए सेलर में कदम रखा और वहां रखे तेल की चिराग को उठाया, इसे रोशन किया और उस खुफिया रास्ते को पीछा किया जो कभी बेनेडिक्टाइन राहबों को बारबेरियंस से बचने के लिए इस्तेमाल होता था। तांग और खचाखच सीढ़ियां किचन तक जा रही थी। दरवाज़ा खोलकर वो मिट्टी और जालों से भरी हुई कमरे में दाखिल हुई और ऊपर की तरफ चलते हुए खुफिया 10 बाई 10 कमरे में पहुंची, जो पुराने स्टोर रूम के पीछे बनाया गया था। वो आ गई है, जाग जाओ परकिंस। छोटे कमरे में, जो सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में मुनव्वर था, दोनों मर्द उठ खड़े हुए तवज्जो के साथ। दोनों फ्रांसीसी किसानों के लिबास में मलबूस थे, जो उनके जिस्म पर बिल्कुल फिट नहीं आ रहे थे। कप्तान एड परकिंस, मिस, और ये यहाँ खड़ा है आयन टरफोर्ड या कुछ ऐसा नाम है, वो वेल्स का है। मैं एक यांक हूँ। हम दोनों तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं। हम इस छोटे से कमरे में पागल हो गए हैं। सिर्फ आधा पागल हुए हो? उसने पूछा। उसकी टोपी से पानी टपक रहा था और उसके कदमों के नीचे एक तालाब बन गया था। वो सिर्फ ये चाहती थी कि वो अपने स्लीपिंग बैग में जाकर सो जाए, लेकिन उसे पहले कुछ काम करना था। परकिंस, तुम कहते हो? हाँ मिस। कहाँ से? बंद ओरेगॉन मिस। मेरे वालिद प्लम्बर हैं और मेरी माता 4 काउंटीज में सबसे अच्छी एप्पल पाई बनाती हैं। उस वक्त बंद में मौसम कैसा होता है? क्या मार्च का बीच? सर्दी शायद। अब बर्फ नहीं पड़ रही होगी, लेकिन अभी तक सूरज नहीं निकला है। उसने अपने कंधों में दर्द को मसाज करते हुए अपनी गर्दन एक तरफ से दूसरी तरफ झुकाई। इस सारी पैडलिंग और ज़मीन पर लेटकर सोने ने उसके जिस्म पर असर डाला था। इसाबेल ने दोनों मर्दों से तफ्तीश की, यहाँ तक कि वो इस बात से पूरी तरह से पुरइत्मिनान हो गई कि वो वही हैं जो वो कह रहे हैं। 2 गिरे हुए हवाई जहाज़ के पायलट जो हफ्तों से फ्रांस से बाहर निकलने का मौका मिलने का इंतजार कर रहे थी। जब वो आखिरकार पुरइत्मिनान हो गई तो उसने अपना बैग खोला और खाना निकाला, जितना भी था। तीनों ने एक चिटके हुए चूहे के खाए हुए कालीन पर फर्श पर बैठकर मोमबत्ती को बीच में रखा। उसने एक बैगेट और कैम्बर्ट का एक टुकड़ा और एक बोतल शराब निकाली, जिसे वो आपस में शेयर कर रहे थे।
यांक परकिंस लगभग मुसलसल बात करता रहा, जबकि वेल्स का आदमी खामोशी से चबाता रहा और शराब की पेशकश पर नहीं कह दिया। तुम्हें कहीं न कहीं कोई शौहर होना चाहिए जो तुम्हारे बारे में फिक्रमंद हो। उसने मुस्कुराया। ये सवाल अब तक उससे अमूमन मर्द की उम्र के मर्दों की तरफ से आ रहा था। और तुम्हें कहीं न कहीं कोई बीवी होनी चाहिए जो पैगाम का इंतजार कर रही होगी। ये वही था जो वो हमेशा कहती थी। एक इशारा। नहीं, परकिंस ने कहा। मेरे जैसे आदमी का लड़कियां लाइन नहीं लगाती। और अब वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। अब क्या? मैं जानता हूं कि ये हीरोइक नहीं है, लेकिन मैं इस शहर के बंद दरवाजे वाले घर से बाहर जाकर उस आदमी से गोली खा सकता हूं जिसका मुझसे कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे पहाड़ों से बाइक चलाने की कोशिश में मर सकता हूं। पहाड़ों? मैं स्पेन में दाखिल होते हुए स्पेनियों या नाजियों के हाथों गोली खा सकता हूं। खुदा की कसम, मैं शायद तुम्हारे मनहूस पहाड़ों में मंजुमित होकर मर जाऊं। पहाड़ों? उसने फिर कहा। उसकी नज़र उसकी आंखों में मुस्तहकिम थी। ये नहीं होने वाला। यान ने एक आह भरी। देखा परकिंस, ये लड़की हमें बचाएगी। वेल्स के आदमी ने थकाहारा मुस्कुराहट दी। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो मिस। ये लड़का अपनी बातों से मुझे पागल कर रहा है। तुम इसे बात करने दो यान। कल के इस वक्त तक तुम्हें सांस लेने के लिए जितना अंदर है वो सब निकालना पड़ेगा। पहाड़ों? परकिंस ने पूछा। उसकी आंखें फैल गई। हाँ, उसने मुस्कुराकर कहा। पहाड़ों। अमेरिकी। वो सुनते नहीं थे। मई के आखिर में बहार ने लोअर वादी में जिंदगी, रंग और गर्मी वापस ले आई। वियान ने अपने बाग में सुकून पाया। आज जब वो घास निकाल रही थी और सब्जियां लगा रही थी, एक ट्रकों, सिपाहियों और मर्सिडीज बेंज की कारवां ली जार्डन से गुजरती हुई देखी। 5 महीने हो चुके थे जब से अमेरिकी जंग में शामिल हुए थे। नाजियों ने अदब के तमाम जवाज खत्म कर दिए थे। वो अब हमेशा मसरूफ रहते थे, मार्च करते, रैलियां करते और मॉनिटेशंस डंप पर जमा हो रहे थे। गेस्टापो और एसएस हर जगह थे, साबोटाज और मुजाहिमत करने वालों को तलाश करते हुए। किसी को दहशतगर्द करार देने में कुछ नहीं लगता था, सिर्फ एक सरगोशी में इल्ज़ाम। हवाई जहाज़ों की घनघनाती आवाज़ तकरीबन मुस्तकिल थी, जैसे बमबारी। कितनी बार इस बहार में किसी ने वियान के पास आकर खाना लेने के लिए कतार में खड़े या शहर में चलते हुए या पोस्ट ऑफिस में इंतजार करते हुए बीबीसी के ताज़ातरीन नशरियात के बारे में पूछा। मेरे पास रेडियो नहीं है, वो इजाज़त नहीं देते, हमेशा उसका जवाब होता था। और ये सच भी था। फिर भी हर बार जब उसे ऐसा सवाल पूछा जाता, वो खौफ की एक झरझरी महसूस करती थी। उन्होंने एक नया लफ्ज़ सीखा था, लेक कुलाबो, ताउन करने वाले। फ्रांसीसी मर्द और औरतें जो नादियों का गंदा काम करते थे, जो दोस्तों और पड़ोसियों पर नज़र रखते थे और दुश्मन को रिपोर्ट करते थे, हर छोटे बड़े जुर्म को बताते थे, चाहे वो सच्चा हो या ख़याली। उनके लफ्ज़ों पर लोग छोटे छोटे इल्ज़ामों पर गिरफ्तार होने लगे थे और बहुत से लोगों को कमांडेंट के दफ्तर ले जाया गया था और फिर वो कभी नहीं दिखे। मैडम मोरियाक? सारा टूटे हुए गेट से दौड़ती हुई सहन में आई। वो कमज़ोर और बहुत पतली नज़र आ रही थी। उसकी जिल्द इतनी सफ़ेद थी कि खून की नालियां दिखाई दे रही थीं। आपको मेरी माँ की मदद करनी चाहिए। वियान ने अपनी एड़ियों पर बैठते हुए अपना तिनका टोपी सर से पीछे हटाया। क्या हो गया? क्या मार्क से खबरें आई? मुझे नहीं पता क्या हो गया मैडम। मम्मा बात नहीं कर रही। जब मैंने उसे बताया कि आरी को भूख लग रही है और उसकी पैंट बदलनी चाहिए, तो उसने कंधे उचकाए और कहा, क्या फ़र्क पड़ता है? वो पिछवाड़े में है, बस अपने सिले हुए कपड़ों को देख रही है। वियान ने अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बागबानी के दस्ताने उतारे और उन्हें अपने डेनिम ओवरऑल की जेब में डाल लिया। मैं उसे देखूंगी। सारा, तुम सोफी को ले आओ और हम सब मिलकर चलते हैं। जब सारा घर में थी तो वियान ने बाहरी पंप से अपने हाथ और चेहरा धोया और अपनी टोपी रख दी। उसके जगह उसने अपने सर पर एक बंडाना बांध लिया। जैसे ही लड़कियां उसके साथ आईं, वियान ने अपने बागबानी के औजार शेड में रखे और तीनों पड़ोसी के घर की तरफ रवाना हो गए। जब वियान ने दरवाज़ा खोला तो उसने 3 साल की आरी को सोते हुए पाया। चटाई। इज़ाबेल ने आरी को अपनी बाहों में उठाया, उसके गाल पर एक बोसा दिया और लड़कियों की तरफ मुड़ी। क्यों ना तुम सारा के कमरे में जाकर खेल लो? उसने ब्लैकआउट शेड हटाया और रेचल को पिछवाड़े में अकेला बैठा देखा। मेरी मम्मा ठीक हैं? वियान ने बेध्यानी से सर हिलाया। अब जाओ। जैसे ही लड़कियां अगले कमरे में चली गईं, वियान ने आरी को रेचल के कमरे में ले जाकर उसे उसके क्रिब में बिठा दिया। उसने उसे ढकने की जहमत नहीं की, इतनी गर्म दिन पर।
बाहर रेचल अपने पसंदीदा लकड़ी की कुर्सी पर बैठी हुई थी जो चेस्टनट के पेड़ के नीचे रखी हुई थी। उसके पैरों में उसका सिलाई का बोरा पड़ा हुआ था। वो भूरी खासी ट्विल जंपसूट पहने हुए थी और एक पेजली टर्बन लगाए हुए थी। वो एक छोटी भूरी हाथ से रोल की हुई सिगरेट पी रही थी। उसके पास ब्रांडी की एक बोतल और एक खाली कैफे ग्लास पड़ा था। रेचल, सारा मदद के लिए गई है, मैं देख सकती हूँ। वियान रेचल के पास खड़ी हो गई। उसने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा। उसे रेचल का कांपना महसूस हुआ। क्या माँ का कुछ पता चला? रेचल ने सर हिलाया। शुक्र है खुदा का। रेचल ने ब्रांडी की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया और खुद को एक ग्लास भरकर पिया। उसने ग्लास को गहराई से पिया और फिर रख दिया। उन्होंने एक नया कानून पास किया है, उसने आखिरकार कहा। आहिस्ता से उसने अपना बायां हाथ खोला और जर्द कपड़े के छोटे टुकड़े दिखाए जो तारे की शक्ल में कटे हुए थे। हर एक पर काले रंग में JUIF लिखा हुआ था। हमें ये पहनना है। हमें इन्हें अपने कपड़ों पर स्टिच करना होगा। वो 3 बाहरी कपड़े जो हमें पहनने की इजाज़त है, और इनको हमेशा पब्लिक में पहनना होगा। मुझे ये राशन कार्ड के साथ खरीदने पड़े। शायद मुझे रजिस्टर नहीं करना चाहिए था। अगर हम इन्हें नहीं पहनेंगे तो हमें सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। वियान उसके बगल में बैठ गई। लेकिन तुम्हारी माँ, तुम जानती हो, वो जानती है मैं यहूदी हूँ। खामोशी में वियान और रेचल जानते थे कि वो दोनों क्रिव्यू के आसपास होने वाली गिरफ्तारियों और लोगों के गायब होने के बारे में सोच रहे हैं। उनके आने से उन्होंने लोगों को गेस्टापो के दफ्तर ले जाया था। उनमें से किसी को दोबारा नहीं देखा गया। तुम फ्री जोन जा सकती हो, वियान ने नर्म आवाज में कहा। ये सिर्फ 4 मील दूर है। एक यहूदी को आउसविज नहीं मिल सकता, और अगर मैं पकड़ी गई तो? वियान ने सर हिलाकर सोच में डाल दिया। ये सच था, भागना बहुत खतरनाक था, खासकर बच्चों के साथ। अगर रेचल बिना आउसवेज के सीमा पार करने की कोशिश करती तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता या फांसी दे दी जाती। हम सबको पाबंदियां और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। मुझे डर लगता है, रचेल ने कहा। वियान ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। वियान ने कुछ कहने की कोशिश की, कुछ उम्मीद देने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं था। ये मजीद खराब होने वाला है। वियान भी यही सोच रही थी। मामा, सारा पिछवाड़े में आई। उसके साथ सोफी का हाथ था। लड़कियां डरी हुई और उलझन में थीं। वो जानती थीं कि इन दिनों हालात कितने खराब हैं, और दोनों ने एक नई किस्म का खौफ सीखा था। वियान का दिल टूट रहा था ये देखकर कि जंग ने इन लड़कियों को कितनी बदल दिया था। सिर्फ 3 साल पहले वो मामूली बच्चे थीं जो हंसती और खेलती थीं और मज़े के लिए अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज करती थीं। अब वो आहिस्ता से आगे बढ़ रही थीं, जैसे उनके कदमों के नीचे बम दफन हो सकते हों। दोनों पतली थीं, उनकी बलूगत गरीब ग़िज़ाई हालत के बायस रोक ली गई थी। सारा के सया बाल अभी भी लंबे थे, मगर वो नींद में उन्हें खींचने लगी थी, जिसके बायस कुछ जगहों पर बालों के चांदे पड़ गए थे। और सोफ़ी कहीं भी बेबी के बगैर नहीं जाती थी। वो गरीब गुलाबी भरे हुए खिलौना घर के इर्द गिर्द भरने लगा था। यहाँ आओ, रचेल ने कहा। यहाँ आओ। लड़कियां आहिस्ता से आगे बढ़ीं, हाथों को इतनी मजबूती से पकड़े हुए कि वो एक दूसरे में जुड़ी हुई महसूस हो रही थीं। और एक तरह से वो थीं जैसे रचेल और वियान भी एक दोस्ती के जरिए जुड़ी हुई थीं, जो शायद वो सब कुछ था जिस पर उन्हें अब यकीन था। सारा रचेल के करीब कुर्सी पर बैठ गई और सोफ़ी ने आखिरकार अपनी दोस्त को जाने दिया। वो वियान के करीब आकर खड़ी हो गई। रचेल ने वियान की तरफ देखा। इस एक नज़र में गम दोनों के दरमियान बह गया। वो अपने बच्चों से ऐसी बातें कैसे कह सकती थीं? ये जर्द सितारे, रचेल ने कहा, अपनी मुट्ठी खोलते हुए, और फटी हुई कपड़े की बदसूरत छोटे फूल की शक्ल दिखाई जिस पर सया निशान था। हमें इन्हें अपने कपड़ों पर हर वक्त पहनना होगा। सारा ने भवें सकोड़ कर कहा। मगर क्यों? हम यहूदी हैं, रचेल ने कहा, और हमें इस पर फ़ख्र है। तुम्हें याद रखना होगा कि हम इस पर कितने फ़ख्र करते हैं, चाहे लोग। नाज़ी, ने वियान ने गैर इरादी तौर पर तेज़ आवाज़ में कहा। नाज़ी, ने रचेल ने मज़ीद कहा, हमें इस पर बुरा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? सारा ने पूछा। उसकी आंखें फैल गईं। मैं भी एक पहनूंगी, सोफ़ी ने कहा। सारा ने उस पर बहुत मायूस होकर उम्मीद की। रचेल ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे थाम लिया। नहीं बेटा, ये वो चीज़ है जो तुम और तुम्हारी बेहतरीन दोस्त साथ नहीं कर सकती हो। वियान ने सारा का खौफ, शर्मिंदगी और उलझन देखा।
वो अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश कर रही थी कि अच्छी लड़की बने, मुस्कुराए और मजबूत रहे, हालांकि उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हाँ, उसने आखिरकार कहा। ये वो सबसे अफसोसनाक आवाज़ थी जो वियान ने तकरीबन 3 साल के गम की मुद्दत में सुनी थी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।